हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाती हैं। तो आज के एक सेशन में मैं लेके आई हूं आपके लिए वो चैप्टर जो आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, कमेंट्स में बार बार लिख रहे थे कौन सा है कौन सा है। बिल्कुल सही आपने सुना, वो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आई नो ये चैप्टर आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, तो अब बारी आ गई है फाइनली। इसको मैं कराऊंगी आपको वन शॉट में कंप्लीट, पूरा का पूरा हम इस चैप्टर को आज कर लेंगे विद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो बेटा जी, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक कहानी से। कहानी किसकी? एक 11 साल के लड़के से जिसका नाम है हेलमुट। वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और बाहर उसके माता पिता की कॉन्वर्जेशन सुन रहा था कि वो बात क्या कर रहे हैं। उस बात में उनके पापा बोल रहे थे कि अब वो समय आ चुका है जहां हम या तो पूरा परिवार मर जाए या फिर मैं खुद को मार लूं, क्योंकि जो हमने किया था वो हमारे सामने आने वाला है। हमने किया था मतलब एक्चुअली ही वॉज अ नाजी एंड ही सपोर्टेड एडोल्फ हिटलर। और वहां पे इन लोगों ने ज्यूज के साथ और बहुत ही ज्यादा अनडिजायरेबल्स के साथ किया था कुछ गलत, और उसी वजह से उनका भी आगे से रिस्पॉन्स बैक आने ही वाला था। तो फिर ये बातें उन्होंने सुनी हेलमुट ने, और उसके पापा उसको ले गए वुड्स में यानी कि फॉरेस्ट में, और वहां पे जाके उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड किया। लेकिन अगले ही दिन उसके पापा ने अपने आप को ऑफिस में मार ली गोली। हेलमुट समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा था, और अभी आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे क्या हुआ, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि ये जो कहानी है ये एंड में जाके की जाएगी लिंक। अभी नहीं समझ में आएगा। जैसे एक पिक्चर शुरू होती है, एक हल्की सी क्लिप दिखाते हैं और बाद में जुड़ती है वो कड़ी, तो ये भी कहानी ऐसी ही है। क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं नाजीज के द्वारा किए गए सारे के सारे बुरे कामों के बारे में। क्या किया इन्होंने, कैसे लोगों को बहकाया बहलाया, और कैसे अनडिजायरेबल्स के साथ रहे ये बुरे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है हेलमुट की। अपने आप को उन्होंने मार लिया, और यही सारी बातें अब हम आगे करेंगे। आइए, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने अनडिजायरेबल्स के साथ जीनोसाइडल वॉर करी। जीनोसाइडल वॉर में मास किलिंग हुई, मास मर्डर्स हुए, जहां पे इन्होंने 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स को मार दिया। और इन्होंने इसको माना, ये कौन है? ये मेंटली एंड फिजिकली अनडिजायरेबल है एंड ये अनफिट है फॉर द सोसाइटी। अब हम बात करते हैं वीमर रिपब्लिक के बारे में। यहां से एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है बच्चों, क्योंकि वो तो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, और वो आगे लिंक भी होगा जैसे मैंने आपको बताया। वीमर क्या है? वीमर एक जगह है जहां पे मिले ये लोग क्या करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करने के लिए जर्मन का। जर्मन एक्चुअली एक लड़ाई में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में, जहां शुरुआत में तो ये जीतने लगे, लेकिन बाद में जाके जब यूएस की एंट्री हुई एलीज ग्रुप में जिससे लड़ रहे थे, वहां इनकी सिटी पिटी गुल हो गई और वहां ये हारने लगे। एक्चुअली हार ही गए। तो पहले तो सेंट्रल पावर्स में जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन, बल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर लड़ रहे थे एलीड पावर से। रशिया, रोमानिया, फ्रांस, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस। शुरुआत में तो इन्होंने फ्रांस और बेल्जियम को जीत भी लिया था। देखो, शुरुआत में तो इन्होंने फ्रांस और बेल्जियम को जीत भी लिया था, लेकिन आगे जाके ये क्या करने लगे बच्चों? ये हार गए, और फाइनली ये जब यूएस एंटर हुआ, जब यूएस से आया तो ये हार गए थे। ये पूरा जर्मन का पूरा वो है, आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने कॉपी किया है। वीमर रिपब्लिक क्या है? तो वीमर एक बेसिकली जगह है जहां पे इन लोगों ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें इन्होंने पार्लियामेंट की बात की। पार्लियामेंट यानी कि यहाँ का रीच स्ट्रक्चर क्या था? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो फेडरल होगा, दैट इज पावर शुड बी डिवाइडेड। फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा पार्लियामेंट में, एंड लोगों को राइट टू वोट भी प्रोवाइड किया जाएगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो द रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। अब यहाँ पे ये बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर रिपब्लिक में लोगों को रिपब्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने इनकी सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये जो भी बातें कर रहे हैं फिजूल है, क्योंकि जर्मन जो था वो हार रहा था और कंपनसेशन की बौछार सामने आने ही वाली थी। तो ट्रेटी की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेटी एट वर्सली। एलीज के साथ एक पैक्ट साइन किया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया बच्चों। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? क्योंकि जर्मन हार चुका था और इनको घुटने टेकने पड़े एलीज पावर के आगे, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी डिमांड। उन सारी चीजों में था कि जर्मन अपनी सारी ओवरसीज कॉलोनी को खो चुका था, 13% अपनी टेरिटरीज का खो चुका था, 75% अपना आयरन दे चुका था, 26% कोल भी दे चुका था, और साथ ही साथ जर्मन में जितनी भी मिलिट्री थी वो भी डीमिलिटराइज कर दी थी एलीज पावर ने, यानी कि चेंज कर दी थी। क्या इफेक्ट पड़ा जर्मन पे? बेटा जी, जर्मन जो था वॉर गिल्ट के चक्कर में
क्रेडिटर से बन गया था डेटर। एक्चुअली उसको देना पड़ रहा था 6 बिलियन यूरो का कंपनसेशन। ऑल्सो एलीट पावर्स ने इनकी रिसोर्स रिच लैंड, जिसका नाम था रिनलैंड, जहां मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ पूरा जर्मनी पाया जाता था, वो भी कब्जे में कर लिया था एलीज के लोगों ने। द न्यू वीमर रिपब्लिक जो था वही ये जो वीमर रिपब्लिक बनी, लोगों ने तो उस पर ही बेल फाड़ दिया कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, ये सारा पैक्ट साइन हुआ है और जिसकी भरपाई करनी पड़ेगी किसे? हम सब लोगों को, क्योंकि ये 6 बिलियन यूरोज आएंगे कहां से? लोगों से तो आएंगे टैक्स की फॉर्म में। चलिए, इस वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा यूरोप पे? तो यूरोप का ही पार्ट है जर्मन, आई होप यू नो। तो क्या हुआ बच्चों, वॉर ने इस पे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट डाला साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। पहले ये क्रेडिटर थे, क्रेडिटर मतलब लोन देने वाला, फिर ये बन गए थे डेटर, यानी कि लोगों से लोन लेने वाले बन गए थे। ठीक है। सपोर्टर्स ऑफ वीमर रिपब्लिक बिकेम इजी टारगेट्स। जो भी वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहा था वो लोगों के टारगेट्स बनते जा रहे थे। सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, इन सबको कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स, यानी कि इन्होंने लोगों को बिल्कुल क्या कर दिया था, एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था। क्या इफेक्ट था वो ये आगे पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। यूरोप की सोसाइटी पे इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा बच्चों। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, क्योंकि लड़ाई करने के लिए लोगों की नहीं, सोल्जर्स की नीड थी, तो सोल्जर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगा। द मीडिया ग्लोरिफाइड ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच लाइफ मतलब दुख भरी लाइफ, सारी की सारी स्ट्रगल भरी लाइफ। रियलिटी क्या थी? सोल्जर्स एक बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहे थे। उनको रैट्स, मतलब उनके खाने पे रैट्स आ जाते थे, पॉइजनस गैस फेस करते थे, एनिमी कभी भी आ सकती थी, और साथ ही साथ इनकी रैंक्स भी बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जा रही थी, क्योंकि अगर आप सोल्जर्स को ही अच्छी कंडीशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो हाउ विल दे बी एबल टू फाइट इन द वॉर। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब सिचुएशन और खराब होगी। ये जो स्ट्रेस था यहाँ पे, नीडेड मोर मेन टू बी एग्रेसिव एंड मैस्कुलिन। आदमियों को समझाया जाता था तुम मैस्कुलिन रहो, एकदम यू नो कड़क स्वभाव के रहो। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम इम्पोर्टेंट। डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप। और जो डेमोक्रेसी थी, यानी कि अभी वीमर रिपब्लिक में रिपब्लिक आ रहा था, ये सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी। दे नीड अ लीडर। उनको चाहिए था कोई आए उन पे रूल कर ले। स्पार्टैक्स की बात करते हैं। वीमर रिपब्लिक के बर्थ पे coincided with the revolutionary uprising of the Spartacus League on the pattern of the Bolshevik Revolution. Bolsheviks were the revolutionaries. You already have studied about them in socialism chapter. Now, what were the demands in the birth of Weimar Republic? सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। ये भी आपने सोशलिज्म में पढ़ा हुआ है। सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, लोगों ने ग्रुप बनाया था जो सब जगह रूल करेगा, सोवियत स्टाइल। ऑपोजिशन सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स जो थे वो वीमर में मिले, और मैंने अभी आपको पीछे बताया कि वीमर के सपोर्टर्स को क्या कहा जा रहा था, नवंबर क्रिमिनल्स। स्पार्टैक्स वर्सेस रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक। अभी दो चीजें बन चुकी हैं। एक है स्पार्टैक्स लीग। स्पार्टैक्स लीग में कौन है? बॉल्शेविक्स आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? बॉल्शेविक्स। वीमर रिपब्लिक में सोशल्स, डेमोक्रेट्स एंड आपके कौन है बच्चों? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं। द वीमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। इन्होंने कहा ये कौन सी आ रही है हमारे आगे, स्पार्टैक्स लीग क्या है ये? इन्होंने अपने गुंडे भेजे, गुंडे मतलब अपने सिपाही भेजे और इसको रिप्रेस कर दिया। स्पार्टैक्स लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके एक और पार्टी बनाई। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन। रेडिकल्स कौन थे? दे नीड, आपको याद है, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। तो रेडिकल्स वर द वंस हु नीड चेंज इन द सोसाइटी, बट डिक्टेटर भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता था। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923, और इसी का आगमन हुआ
किसका? सिचुएशन को खराब करने के लिए 1923 में आए इकोनॉमिक क्राइसिस का। इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या प्रभाव पड़ा? जर्मनी फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रेपरेशंस इन गोल्ड व्हिच फर्दर रिजल्टेड इन गोल्ड डिप्लेशन। पहले तो भैया पैसा जा रहा था, अब धीरे धीरे क्या हो गया? भरपाई कहां से करें? सोने से। तो सोना भी कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा था। 1923 में जर्मनी रिफ्यूज टू पे रिपार्शन, ने कहा हमारे बस की नहीं है, हम नहीं भर सकते इतना कुछ, अब बस खत्म, तुम लोगों ने ग्रीनलैंड भी ले लिया, हमारी टेरिटरीज भी ले ली, हमारा कोल भी ले लिया, हमारा आयरन भी ले लिया, सब तो ले लिया, अब हम कहां से भरें? तो फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस कौन थी? एलिट का ही पार्ट थी, जो पहले जर्मनी ने ऑक्यूपाई भी कर ली थी लेकिन फिर हार गया था। इन्होंने इनका लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहड़ भी कब्जे में कर लिया। जर्मनी रिटेन्ड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। क्या किया बच्चों यूरोप ने? पता है यूरोप ने क्या किया आगे से? जर्मन ने क्या किया आगे से? इन्होंने कहा अब और कुछ नहीं हो सकता भैया, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? इन्होंने पैसा छापना शुरू कर दिया, दबा के पैसा छापा। आपको पता है बहुत बच्चे, आप लोग तो 9th क्लास में, आप 10th क्लास में मनी चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं आपको, मुझसे ही पढ़ोगे तो वहाँ पे समझोगे आप कि माना हमारे देश में ही मशीन है लेकिन तब भी इतने लोग गरीब हैं कि अगर मशीन में से नोट छाप छाप के उनको पकड़ा दे तो वो अमीर हो जाए, लेकिन वो अलाउड नहीं है। हर साल ऐसे ही बजट नहीं बनता है। जब बजट बनता है वो कुछ सोच के बनता है कि मार्केट से कितना पैसा खींचना है या कितना पैसा मार्केट में लेके आना है, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना हो जाए, क्योंकि ये सिचुएशन डिफ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। डिफ्लेशन का मतलब होता है मार्केट में प्राइसेस का गिरना, लेकिन इन्फ्लेशन का मतलब होता है मार्केट में प्राइसेस का उठना। और हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आने वाली थी। यहाँ पे तो प्राइसेस बिल्कुल खराब हो रहे थे, जर्मनी मार्केट बिल्कुल गिर रही थी, एंड इट वाज अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? व्हेन द प्राइसेस एंड सर्विसेज राइज मोर देन 50% इन अ मंथ। एक ही महीने के अंदर अंदर जब प्राइसेस डबल ट्रिपल होने लग जाए उसे बोला जाता है बच्चों हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है बच्चों? आप कहोगे मैम हाइपर इन्फ्लेशन क्यों कर दिया? बेटा मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोगों से पैसा वापस लेना पड़ेगा, और लोगों से पैसा वापस कैसे आएगा? जब वो चीज़ें खरीदेंगे और चीज़ें के लिए ज़्यादा दाम पे करेंगे। ज़्यादा दाम पे करने पर उनको क्या मिलता है? गवर्नमेंट के पास वापस पैसा आ जाएगा। तो वॉट दे डिड? They printed notes, they printed currency recklessly, and then they rose the prices of goods. Causes क्या थे hyperinflation के? It starts when a country's government begins printing money to pay for its spending. As the government increases the money supply, price rise is in regular inflation. मैंने अभी आपको बताया, वो और प्रिंट करते गए और प्रिंट करते गए, and with too much currency sloshing around, prices skyrocketed. आसमान छूने लगे प्राइस, महंगी हो गई चीजें, क्योंकि मार्केट में इतना पैसा आ चुका था। Americans intervened and bailed Germany out of the city crisis by introducing the Dawes Plan. What they did? यूएसए को लगा यार जर्मन तो बर्बाद हो जाएगा। Yes, US, you are right. यही थे जो एलिस मेन के अगेंस्ट गए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, जर्मन तो ऐसे बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, इसको बचाना पड़ेगा इस सिचुएशन से। व्हाट दे डिड? इन्होंने कहा, इन्होंने डॉयज प्लान लेके आए। डॉयज प्लान क्या है बच्चों? यूएस लेंड्स मनी टू जर्मनी, यूएस ने जर्मनी को लोन दिया, विच इज स्पेंट ऑन बिल्डिंग अप द जर्मन इकोनॉमी। इन्होंने कहा बनाओ अपनी इकोनॉमी, अच्छे से सुधारो। जर्मन यूजेस दिस मनी टू बिल्ड इटसेल्फ। इन्होंने अपना पैसा अपने आप को बढ़ाने के लिए किया। फ्रांस पेज बैक वॉर लोन्स टू द यूएस। अब क्या हो रहा है? यूएस ने मार्केट में पैसा डाला, जर्मन ने उसको अपने आप पे लगाया, जर्मन ने फ्रांस को भी पे करना था, पे कर रहे हैं। यहां से देखो, अगर आप देखो तो ये यूएसए को पैसा दे रहे हैं, वॉर लोन्स चुका रहे हैं, यूएसए इनको दे रहा है, और यहां से भी पैसा आ रहा है। तो देखा जाए तो जर्मनी के पास यूएस और फ्रांस क्या हो रहा है? हेल्प मिल रही है, क्योंकि फ्रांस उसको चुका रहा है तो यूएसए वो जर्मनी में ही लगा रहा है उसको उठाने के लिए। तो यूएसए वॉज हेल्पिंग जर्मनी, और इसी प्लान को कहा गया डॉयस प्लान। Now, the year of depression. Now, depression, Great Depression will not leave you in 10th as well. 2-3 chapters में तो इसका नाम मिल ही जाएगा। Great Depression was a time period of 1929 to 1932. Consequences क्या है? Fearing of fallen prices, people made frantic efforts to sell their shares. बेटा यूएसए में बिल्कुल देखो, यूएसए आया जर्मन को सपोर्ट करने, लेकिन किसे पता था वक्त बदल जाएगा।
यूएसए के ऊपर आने वाला था एक बहुत ही बड़ा बवंडर। लोग डर रहे थे कि यूएसए ऐसे लुटा रहा है तो हमारे शेयर्स को पे बैक नहीं मिल रहा, तो लोगों ने आके अपने शेयर्स मार्केट में बेचने शुरू कर दिए और ये पूरा प्रोसेस कहलाया वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जहां सारे शेयर्स वापस मार्केट में आ गए। कोई इन्वेस्टर नहीं था और यूएस बीइंग अ क्रेडिटर तो बन गया बीइंग अ डेटर। तो बिल्कुल वक्त पलट गया था, हालात पलट गए थे, जज्बात पलट गए थे यूएसए के। इतना स्ट्रांग नेशन हुआ करता था लेकिन एकदम से बदल गया था सब कुछ। देखो ना, यूएसए की इनकम आधी हो गई थी, 13 मिलियन शेयर्स सेल किए गए थे। इसे कहा गया था बच्चों वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए, फार्मर्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा हिट हुए इस सब चीज से। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन यूएस, पूरे जहान में इसका इफेक्ट पड़ा क्योंकि यूएस से कहीं ना कहीं सभी के साथ लिंक था। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम यूएसए। ये सपोर्ट जो था वो हट गया आफ्टर द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश जब हुआ 1929 में। तो सिर्फ ये डिप्रेशन यूएसए में ही नहीं बल्कि हर जगह देखा गया था बच्चों, हर जगह देखा गया था। चलिए, व्हाट हैपेंड टू जर्मनी ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। लेकिन जर्मनी को क्या हुआ अब बात करते हैं। अभी तो यूएसए की है बच्चों, अब जर्मनी की बात करते हैं। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एन अनप्रेडिक्टेड 6 million, oh my God, 6 million people were unemployed in Germany. People came on the streets with placards around their necks saying willing to do any work. वो लोग कह रहे थे भैया कुछ भी काम दे दो, हम करने को तैयार हैं, बस कुछ भी काम दे दो। As jobs disappeared, the youth took to criminal activities and total despair became commonplace. तो क्या हो गया था बच्चों, जब मार्केट में जॉब ही नहीं होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी? एंड व्हाट दे चूज, दे चूज टू डू क्रिमिनल एक्टिविटीज, लूटना, मार देना, चेन खींच लेना, ये सब होने लग गया उस समय। फिर तो आप देख रहे हो हालात कैसे बदल गए। What happened to Germany during the Great Economic Depression ही चल रहा है। Sections of society filled with fear of proletarianism, यानी कि anxiety of being reduced to the rank of working, were still the unemployed। तो कह रहे लोगों में डर बैठ गया था कि हमारे साथ अब होने क्या वाला है। The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agriculture prices। ऑब्वियसली बात है, जो छोटे लोग होते हैं उनको और फर्क पड़ता है, उनकी जो फसलें थी उनका प्राइसेस बिल्कुल गिर गए थे। एंड वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टमक्स वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। बेटा आप खुद ना खाओ तो चलता है, आपके बच्चे ने कुछ ना खाया हो ना तो बहुत दुख लगता है, दिल में कुछ होता है। अभी आप समझ में नहीं पाओगे, लेकिन जब पापा बनोगे, मम्मी बनोगे तो समझ पाओगे। हमें भी हमारे माँ बाप बोलते थे, तब समझ नहीं आता था, अब आता है, क्योंकि ये गिल्ट रह जाता है कि हमारे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। और उस टाइम पे तो माँ बाप अनेबल थे टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टमक। अनस्टेबल वीमर रिपब्लिक। At these tough times, the government of Germany failed to do any good। कुछ नहीं कर पा रही थी जर्मनी की सरकार। क्या करती, सब कुछ बर्बाद चल रहा था। Defects in Weimar Republic, क्या कमियां थी इसमें? Proportional representation made an impossible task to achieve majority by one party, which further led to the rule by coalitions। अभी क्या चल रहा है, एक इंसान है जो चला रहा है, एक ही रूल है। Article 48 gave the president the powers to impose emergency, suspended civil rights and rule by decree। अब यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, लोगों को कोई राइट नहीं है, प्रेसिडेंट के पास सारे राइट्स हैं और साथ ही साथ वीटो पावर भी है। आउटकम, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप हमें तो कोई, ये कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ लोगों को ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन्होंने कहा हम कैसे माने, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। अब आते हैं इस पूरे चैप्टर के हीरो एडोल्फ हिटलर जी। बेटा जी इन्होंने आके कहा कि मैं संभालूंगा गिरते हुए जर्मनी को, और यहीं पे लोगों का दिल जीत लिया उन्होंने, क्योंकि वो थे एक बहुत ही अच्छे ओरेटर। आओ उनकी कहानी पढ़ते हैं। क्लियर है इतना सबको? पहले ये बता दो, क्लियर है? एक दो सवाल पूछ लूं आप लोगों से मैं। देखो हिस्ट्री का चैप्टर है, कोई रिस्क नहीं ले सकते, सवाल पूछ लूं मैं आप लोगों से। मुझे वो बताओ कि भैया क्या हुआ था ऐसा यूएस में जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी गिर गई थी, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया था? 19 मिनट टाइम स्टैम्प डाल के इसका आंसर दे दो।
क्या हुआ था ऐसा? कमेंट्स में देना है, लाइव चैट में मत देना, प्रीमियर हो रही होगी। यस, द करेक्ट आंसर इज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो तुम लोग मतलब। चलो आगे चलते हैं, हिटलर जी के बारे में बात करते हैं। Born in 1889 in Austria and spent his youth in poverty, गरीबी में अपनी बचपन को गुजारा। He enrolled for the army, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी में भी पार्टिसिपेट किया। Acted as a messenger in the front and became a corporal and earned medals for bravery, और काफी नाम कमाया इन्होंने। The German defeat by horrified him and the Versailles Treaty made him furious। क्या हुआ था? इन्होंने ये जो जर्मन हार रहा था इससे बहुत दुख पहुंचा, और साथ ही साथ ये जो वर्सलीज की ट्रेटी हुई जिसमें जर्मन इतना कुछ हार चुका था, ये इनको और फ्यूरियस बना रहा था, इनका खून खौल रहा था कि मैं कैसे अपने देश को बचाऊं, कैसे। नाजी पॉपुलैरिटी, 1919 में ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे करके इन्होंने उसका पार्टी का नाम चेंज किया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी, और फिर बाद में इसको कहलाया जाने लगा नाजी पार्टी। याद आया शुरुआत में हेलमुट की कहानी में नाजी को फॉलो करने वाला नाम, नाजीज आइडियोलॉजी, आ गया है नाम, शुरुआत हो गई है। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ओवर ब्रेविया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। इन्होंने एक प्लान बनाया, चलो भाई बर्लिन को कैप्चर करते हैं, लेकिन ये हारे गए, ये फेल हो गए, अरेस्ट कर लिया गया इनको और इनको जेल में डाल दिया गया और बाद में इनको छोड़ दिया गया। क्या कारण था नाजी इतना पॉपुलर क्यों होने लगे? क्या था ऐसा उनमें बच्चों कि लोगों को इतना पसंद आने लग गए थे नाजी? क्योंकि वहां पे तो वैसे तो रिपब्लिक थी, लेकिन लोगों को रिपब्लिक छोड़ के ये आदमी क्यों पसंद आने लग गया था बच्चों? 1930 में कोई सपोर्ट नहीं था नाजीज को। 1928 में नाजी पार्टी को 2.6% वोट्स मिले बस पार्लियामेंट में। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द नाजी प्रोपेगेंडा स्टेड होप्स। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो इनकी बातों ने लोगों के दिलों में एक होप, एक उम्मीद की किरण जगाई। In 1932, it had become the largest party with 37% votes। देख रहे हो, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, रातों रात अमीर हो गए हिटलर जी, उनको इतने सारे वोट्स मिल गए और लोगों का प्यार मिल गया। क्या क्या ट्रेड्स रिक्वायर्ड थे, क्या क्या थे ये? He was a passionate leader, he did promises and he was a powerful speaker, basically an orator। ये अपनी बातों से लोगों को बिल्कुल हिला देते थे, बातों से लोगों के दिल में डर निकाल देते थे, लोगों को एक उम्मीद दिखती थी इनसे बात करके। होता है ना यार, जब आप हर्ट हुए हो तो यू नीड समवन टू टॉक, राइट? अब आप लोग अपने ख्यालों में मत खो जाना, लेकिन द थिंग इज कि हमें कोई चाहिए होता है जो हमारी बात सुने, कुछ भी ना बोले आगे से, बस सुन ले हमारी बात। तो यहाँ पे भी नाजी ऐसा ही एक्ट कर रहे थे, लोग इतना डिप्रेस्ड थे बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन, तो नाजी उनके लिए एक मसीहा बन के आए और उनकी बातें सुनने लगे और उनको बातें समझाने लगे और लोगों के दिल में एक उम्मीद जगाने लगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक नाजी क्या है? एक बहुत ही अच्छे इंसान है जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं। क्या प्रॉमिसेस किए गए इनके द्वारा? इन्होंने कहा मैं एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा और जो भी जर्मन पॉपुलेशन के साथ हुआ है वो हटा दूंगा, एम्प्लॉयमेंट भी दूंगा लोगों को, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट दूंगा, और साथ ही साथ वीड आउट कर दूंगा सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को जो भी जर्मनी के ऊपर गिद्ध की तरह आंख जड़ाए बैठे हुए हैं। तो क्या इनका पूरा प्लान था? डिवाइज अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, रिचुअल, स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन। नाजी ने रैलीज निकाली, पब्लिक मीटिंग्स करी, रेड बैनर्स लगाए जिसपे स्वास्तिक का सिंबल था, एंड नाजी सल्यूट। Ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power। जब ये बातें करते थे, जब ये स्पीच देते थे तो लोग बहुत तालियां मारते थे, सल्यूट देते थे। आपको पता है बच्चों, उस टाइम पे जब कोई नहीं था तो नाजी जी ने, यानी कि हिटलर जी ने बेसिकली लोगों का साथ दिया, और जो बुरे वक्त में साथ देता है वो मसीहा होता है, एंड ही वॉज अ मसीहा टू मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ जर्मनी, राइट? अभी तक कह रहे हो मैम आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो हिटलर जी के बारे में, तो बड़े अच्छे रहे होंगे, आगे आगे देखो होता है क्या। तब तक मुझे टाइम स्टैम्प डाल दो 24 मिनट्स का और हिटलर जी का पूरा नाम लिख दो। आसान सा सवाल है, हिटलर जी का पूरा नाम लिख दो कि क्या था उनका नाम, बता दो बच्चों। मुझे बड़ा मजा आ रहा है चैप्टर पढ़ाने में, आई थिंक तुम्हें भी आ रहा होगा। अमेजिंग, इट्स एडोल्फ हिटलर। चलिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अभी वीमर रिपब्लिक को उखाड़ के फेंक देंगे हिटलर जी। ऑन 30 जनवरी 1933 हिटलर अपॉइंटेड अ चांसलर द
highest position in the cabinet ministers by the president Hindenburg. After acquiring power, हिटलर ने क्या किया, इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर को बिगाड़ना शुरू कर दिया. मिस्टीरियस फायर हुई पार्लियामेंट में और कहा जाता है ये जो आग थी वो लगाई गई थी बाय हिटलर जी ओनली. आग लग गई, मौका मिल गया अपने आप को पावर में लाने का. 28 February 1933, the fire decree indefinite suspension of civil rights. Now what happened? Hitler suspended civic rights like freedom of speech हट गया, press हट गया, press मतलब media, assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. Then he turned on his enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. धीरे धीरे अब इनकी बुरी साइड सामने आने ही वाली थी. क्या कर रहे थे बच्चों, ये कह रहे थे, इन्होंने पहले तो लोगों के राइट्स छीन लिए, इन्होंने धीरे धीरे लोगों के बैग्स पैक करने लगे, इन्होंने इनेबलिंग एक्ट लेके आया. व्हाट वाज इनेबलिंग एक्ट, ये रहा, अभी बताती हूँ. एक्ट ने डिक्टेटरशिप ला के खड़ी कर दी थी जर्मनी में और हिटलर को दी थी पावर और पार्लियामेंट को कर दिया था बाय बाय और ले आए थे वो अपना ही रूल. व्हाट वाज इनेबलिंग एक्ट, इनेबलिंग एक्ट में सारी की सारी पावर्स एक डिक्टेटर को दे दी जाती है. एंड हु वाज द डिक्टेटर, नाजी. नाउ यू विल से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिक्टेटर and a monarch. Who will tell? कोई बता सकता है what is the difference between dictator and monarch? Time span 27 minutes. Yes, time stamp 27 minutes. I hope थोड़ा सा आगे कुछ डलेगा बलेगा तो. हाँ जी मेरे बच्चों, यूजुअली मोनार्क वो होते हैं जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड डिक्टेटर वो होते हैं जो खुद अपने आप को रॉयल बना देते हैं बिना किसी सपोर्ट के. जैसे अगर आप एक्टर्स में देखो, शाहरुख खान ने अपनी खुद को बादशाह बनाया है, वो किसी बादशाह का बच्चा नहीं है, वो खुद को बादशाह बनाया है उनने. और ऐसा ही होता है डिक्टेटर में. मोनार्क होते हैं जिनका पापा फिर बेटा, जैसे अमिताभ बच्चन के अभिषेक बच्चन जी को मूवीज मिल गई लेकिन चले नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उनको पहले ही परोसा हुआ कुछ मिल जाए, वो कहलाता है आपका बच्चों मोनार्क. ठीक है बच्चों, चले आगे. तो यहां पे डिक्टेटर्स को उन्होंने दे दी थी बच्चों बहुत ही ज्यादा पावर्स. चलिए, व्हाट वर द आउटकम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. आउटकम्स क्या था इस पूरे डिस्ट्रक्शन का. अ पॉलिटिकल पार्टी एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी. जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी, ट्रेड यूनियंस थे, यूनियंस झुंड बने हुए थे, वो सब बैन कर दिए गए थे सिर्फ नाजी पार्टी के अलावा. स्टेट एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी. ज्यूज वर नॉट अलाउड. ज्यूज कौन थे बच्चों, काले लोग. हाँ जी, ये कोई कम्युनिटी नहीं है, ये कोई ग्रुप नहीं है, ये कोई कास्ट नहीं है, ये कोई जेंडर नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है, ये है रंग. काले लोग were not allowed in civil service profession. Special surveillance and security forces were created to control. Germany most dreaded criminal state बन चुका था. क्यों? क्योंकि इनका बुरा फेज सामने आ रहा है. The forces had extra constitutional powers which made the Nazi state the most dreaded criminal state. पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी. लोगों को डराना, धमकाना, उनको जेल में बंद कर देना, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज देना, उनको बिना किसी बात के, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के पकड़ लेना. यानी कि कोई मजिस्ट्री के सामने आप पेश नहीं कर रहे हो, कोई लॉयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इलीगल तरीके से आप लोगों को बंद कर रहे हो. इकोनॉमिक रिकवरी मेन एम क्या था, टू फुल प्रोडक्शन करो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करो. हिटलर अपॉइंटेड इकोनॉमिस्ट हजलमर साशत. इन्होंने एक इकोनॉमिक्स को हायर किया, क्या करने के लिए, अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए. थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. क्या प्रोग्राम बनाया इन्होंने कहा जॉब्स क्रिएट करनी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था ये वाला. Volkswagen was introduced. The project produced the famous German super highways and the people's car, the Volkswagen. तो what was Volkswagen? क्या आप लोग जानते हैं Volkswagen के बारे में? अगर कोई जानता है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए. आप लोग बताइए, बाकी मैंने तो बताना ही है कि Volkswagen क्या होता है. हाँ जी बच्चों, क्या है ये? तो ये तो आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, ये एक कार है
जो क्यों बनाई गई है बच्चों? ये बनाई गई है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अमंग द पीपल ऑफ जर्मन, ताकि लोग कुछ करें, ये कार बनाए। रिकंस्ट्रक्शन इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। 1933 में व्हाट ही डिड, ही पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। इन्होंने वापस से ग्रीनलैंड ले लिया वापस। 1938 में इन्होंने ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक स्लोगन में रखा, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ये अपनी बात कर रहे थे, मैं हूं एक लीडर और एक ही कंट्री को लीड करूंगा। तो इन्होंने अपने लिए बात बोली थी। तो धीरे धीरे किए गए वादे तो ये पूरे कर रहे थे, लेकिन ही वॉज अ डिक्टेटर समहाउ। हिटलर ने जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट लैंड को कब्जे में करा। He had the unspoken support of England, which had considered the Worsley's verdict too harsh. These quick successes at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. तो अगेन लोगों को मतलब था खुद की तरक्की से, वो तो हिटलर जी दे रहे थे, जर्मनी दोबारा से सुधर रहा था, तो क्या फर्क पड़ता है क्या कर रहे थे वो? अभी तक ऐसा सिचुएशन चल रही थी, पीपल वर हैप्पी, ओके हमारी कंट्री सुधर रही है, हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो पीपल वर हैप्पी अभी तक। तो शासक ने एडवाइस किया हिटलर को, ही एडवाइस हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीअर्मामेंट एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन्होंने कहा कि अभी भी इकोनॉमी लॉस में चल रही है। शासक हैड टू लीव एज कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। अब क्या था, हिटलर ने कहा जो डरते हैं, डरपोक होते हैं, उनकी इस आर्मी में कोई जगह नहीं है, तुम जाओ। इन्होंने इनकी बात नहीं मानी। हिटलर्स वे ऑफ रिकवरिंग इकोनॉमी, इन्होंने कहा मैं अपने तरीके से इकोनॉमी को सुधार लूंगा। हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। उन्होंने कहा अरे यार इकोनॉमी को सुधारना है तो भीख थोड़ी मांगेंगे, हम लड़ाई करते हैं, हम लड़ते हैं और इकोनॉमीज को अपने अंडर कर लेते हैं। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई बच्चों। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बुरी तरह से सिचुएशन खराब हुई थी, अब आ चुकी है धीरे धीरे। देखो ना, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे 38 तक, अब 39 में तो वॉर शुरू हो गई थी सेकंड वाली। तो जर्मनी ने पोलैंड के साथ, आउटकम क्या हुआ, फ्रांस एंड इंग्लैंड साथ आए। 3 पार्ट एक्ट आया जिसके बीच में जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच में। ऑब्जेक्टिव था टू स्ट्रेंथन हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, कि हिटलर को हमें इंटरनेशनली फेमस करना है। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनिकल ऑफ हिज पावर। पिनिकल का मतलब होता है बेटा जेनिथ, जेनिथ का मतलब भी क्या होता है बेटा, बिल्कुल जहां ऊपर खड़े हुए हैं, दिख ही नहीं रहा कि हम कभी गिर भी सकते हैं। अपनी बिल्कुल टॉप पे था वो पावर के, एकदम खुश, एकदम बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई है। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब इसका सपना था यूरोप के ईस्ट साइड को कब्जे में करना, और अब ये इस सपने को पूरा करने जा रहे थे। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। इनको था जर्मन में रहने वाले लोगों के पास जीने का अधिकार हो, रहने की जगह हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनिशिएटेड बाय जर्मनी। इन जून 1941 जर्मनी अटैक्ड सोवियत यूनियन। सबसे भैया खतरनाक बंदे से पंगा लिया। जर्मनी एक्सपोज्ड ऑन 2 साइड्स, वेस्टर्न। अब देखो क्या हो रहा था बच्चों, ये लोग तो भैया सोवियत यूनियन से पंगा लेने गए थे। वेस्ट में ब्रिटेन थी, ईस्ट में सोवियत यूनियन की पावरफुल आर्मी थी। सोवियत रेड आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट स्टेलिनग्राड। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेक्टेड था, जर्मनी को हारना था और वो हार गए, लेकिन हिटलर की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे तो भैया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाली है। अब बात कर रहे हैं हम इन 2 जगहों के बारे में, क्योंकि यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंत तक नहीं आना चाहती थी। यूएस ने रेजिस्ट किया कि भैया मैं इसमें वॉर में नहीं पार्ट ले सकता, मैं अभी इतनी बुरी सिचुएशन में हूं, मैं कैसे वॉर में पार्ट लूं। जापान ने क्या किया, जापान ने वहां जाके बॉम्बिंग कर दी। कहाँ, यूएस के पर्ल हार्बर जगह पे। पर्ल हार्बर जहां पे सारी शिप्स इकट्ठी होती है, एक ऐसी जगह थी, वहां पे बॉम्ब फेंक दिया। यूएस चुप रह लेता? तुम अपने दोस्त को चुंडी मार दो, वो चुप रह लेगा? बताओ, तुम्हारा दोस्त बैठा होता, तुम पेन लगा देते हो, तुम्हारा दोस्त चुप रह लेगा? नहीं। आज जमाना चुप रहने का है भी नहीं बच्चों। आज कोई बोले, आगे से 4 बोल दिए। एक्चुअली बोलना है ही नहीं, जवाब देना है अपने काम से, है ना भाई।
काम एक मैं ना अपने बच्चों को बोलती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को डांट रही होती हूँ, अपने ऑफलाइन के बच्चों को डांट रही होती हूँ कि तुम पढ़ो, और कोई बच्चा आगे से जवाब देता है ना बाय चांस, तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा अगर तूने मुझे जवाब देना ना तो मुंह से मत दे, अपने मार्क्स से दे। तू मुझे ला दे अगले टेस्ट में 20 में से 20 और मेरे मुंह पे मार अपनी शीट, बोलती थी ना ले आया। ये होता है जब अपने काम से जवाब दो। तो यहाँ पे यूएस ने क्या किया, यूएस ने कहा अरे यार तूने क्या पंगा ले लिया। यूएस ने भैया एटम बॉम्ब गिरा दिए हिरोशिमा नागासाकी पे। आज तक वहां के बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं। द वॉर एंडेड इन मे, और हिटलर जो था वो हार गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाना सबसे बड़ी बेवकूफी, अपने आप को अपने पावर में टॉप पे समझना सबसे बड़ी बेवकूफी जो इन्होंने की। अब बात करते हैं द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी कि ये किस तरीके से सोसाइटी को देखा करते थे, क्या सोचती, क्या नजर थी इनकी। रेशियल सुप्रीमेसी, रेशियल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर। हिटलर जो थे वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को, यानी कि गोरे लोग, यहां पे सारे आर्यन खुश ना हो जाएं, जितने भी आर्यन देख रहे हैं यहाँ सारे आर्यन खुश ना हो जाएं, लेकिन यहाँ पे आर्यंस वर द पीपल हु वर गोरे, ज्यूज वर द पीपल हु वर काले। तो ये उनको भैया टॉप पे समझते थे और ज्यूज को ये बॉटम पे समझते थे। ज्यूज मतलब हो गए काले। कंसेप्ट ऑफ लेम्बर्जिन, it means living space. Hitler believed that new territories had to be acquired for settlement of German people. The Nazi believed that a strong leadership. Hitler adopted the title Der Führer, meaning the leader. Slogan like Adolf Hitler's Germany, German is Adolf Hitler, was common. लोग बोलते थे भैया जर्मन हिटलर का है, हिटलर जर्मन का है, ये बातें होती थी। नेशनल सोशलिज्म, द नाजीज क्रिटिसाइज्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, बट they espoused a philosophy called national socialism. यानी कि resources should be divided in social people and nationalism should be there, that is feeling towards the country, वो हमारे दिल में हमेशा होनी चाहिए। यूथ इन आर्मी, हिटलर ने, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड व्यू कैसा वो देखते थे, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। बचपन से ही स्कूलों में लोगों को, बच्चों को, देखो ना यार मैं सिंपल सी बात पूछती हूँ, आज मैं अपने बेटे को ए को बोलूँ कि ए ऐसे लिखते हैं, वो मान लेगा? बिल्कुल मान लेगा। मैं बोलूँ बेटा ये 5 लिखा हुआ है, वो मान लेगा? मान लेगा। तो यही हिटलर जी ने कहा कि क्यों ना हम बच्चों को शुरुआत से ही क्या सिखाएं बच्चों, नाजी आइडियोलॉजी। ज्यूज वर डिसमिस, ज्यूज को तो हटा दिया, फेंक दिया स्कूल से। चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है अलग अलग बांट देना। जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट स्टिल टुगेदर, कहीं एक साथ नहीं बैठ सकते थे वो लोग। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज को स्कूल से बाहर फेंक दिया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक दोबारा से लिखी गई और रेशियल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट लाया गया, क्या दिखाने के लिए कि गोरे लोगों की सुप्रीमेसी रहे। चिल्ड्रन को सिखाया गया सच बोलना है, हमेशा ज्यूज से नफरत करनी है, हिटलर को पूजना है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें इनको एजुकेट किया गया। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगोरियस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइन द, अब देखो ना इनको क्या किया जाता था, इनको लेबर्स, इनको पहले से ही आर्मी में भर्ती होना है, लड़कों को सिखाया जाता था। विमेन की बात करते हैं, यू विल बी शॉक्ड टू नो व्हाट दे डिड टू द विमेन्स इन देयर सोसाइटी। गर्ल्स को सिखाया जाता था एक अच्छी माँ बनना, प्योर ब्लडेड आर्यन को पैदा करना, गोरे बच्चों को पैदा करना। गर्ल्स हैड टू मेंटेन देयर प्योरिटी, ज्यूज से दूर रहना, घर को देखना, बच्चों को देखना और नाजी आइडियोलॉजी ही बच्चों को सिखाना। हिटलर कहते थे मेरे स्टेट में जो औरतें हैं, जो माएँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन नाजी जर्मनी हर औरत इक्वली ट्रीट नहीं करी जाएगी। जो आर्यंस को पैदा करेगी वो अच्छी, जो ज्यूज को पैदा करेगी उनको फेंक दो बाहर। Women were encouraged to produce many children so that वो उनको आर्मी में भर्ती कर सके। एक रूल बनाया बच्चों। Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly, देखो यार एक औरत अगर ज्यूज से प्यार कर बैठे, क्योंकि बच्चों प्यार अंधा होता है बच्चों, सॉरी तुम सिंगल हो, सॉरी, लेकिन बच्चों प्यार अंधा होता है। और अगर एक आर्यन औरत को एक ज्यूज मर्द से प्यार हो गया तो उसको भैया भरी सभा में घुमाया जाता था, पनिश किया जाता था, मारा जाता था। ठीक है बच्चों। ऑल्सो बच्चों
यहाँ पे एक और बात थी कि अगर आप 8 बच्चे पैदा करो, 4 से शुरू करते हैं। अगर एक औरत, जैसे यहाँ था ना ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करो, तो अगर आप 4 बच्चे पैदा करोगे, 6 बच्चे पैदा करोगे, 8 बच्चे पैदा करोगे, 4 बच्चे पैदा करने पे आपको मिलेगा बच्चों, अब बच्चों आपको नहीं, माओ को मिलता था कहीं तुम चले जाओ ब्रॉन्ज मेडल, कहीं सीरियस हो जाओ तुम लोग कि हमें ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, नहीं बच्चों, तुम बच्चे हो अभी, ठीक है बच्चों। 6 पे मिलता था बच्चों, 6 पे मिलता था बच्चों गोल्ड मेडल, और फिर मिलता था बच्चों डायमंड मेडल। आप कहोगे क्यों? जितना ज्यादा बच्चा प्रोड्यूस करोगे उतने ज्यादा आर्मी में लोग जमा होंगे। चलो, नाजी प्रोपेगेंडा, मास किलिंग व टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन ज्यूज के लिए। इवैक्यूएशन का मतलब होता है लोगों को गैस चैम्बर में ठूस देना। मीडिया को केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट। नाजी आइडियाज भेजे गए विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोस, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स के द्वारा। Propaganda films were made to create hatred for Jews. The most infamous film was The Eternal Jew. Jew को नफरत करना सिखाया जाता था। Orthodox Jews were stereotyped and marked. Holocaust, last topic आपके इस चैप्टर का, Holocaust. The mass killing of millions of Jews by the Nazi regime is known as Holocaust. लास्ट में अपने आप को बचाने के लिए what they did a Holocaust, जहाँ पे इन्होंने लोगों को मास लेवल पे मारा और अपने सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया गया, जो आपने शुरुआत में भी पढ़ा था। तो दिस वॉज योर चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट बच्चों? सही है बच्चों? क्लियर है बच्चों? अब मेरा बच्चा, आपको क्या करना है, पहली बात तो मैंने इस चैप्टर का पूरी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की 2 वीडियोस डाली हुई है। टॉप 50 MCQs ऑफ हिस्ट्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, वहां पे जाके भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो। फिर भी कुछ 5-6 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, जल्दी क्विकली रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। पहला आपको मेन फीचर बताना है ग्रेट डिप्रेशन का। अगर आपको याद आए तो 1929 में क्या हो गया था, हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी, यूएस में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हो गया था, जिसकी वजह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा बुरी तरह हिट हुए थे, यूएस की इकोनॉमी क्रेडिटर से डेटर बन गई थी। ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। लिस्ट द कम्युनिटीज विच वर क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल, यहाँ आप बात करेंगे ज्यूज, जिप्सीज, पॉलिश पीपल के बारे में, एंड हैंडीकैप्ड के बारे में भी। फिर यूएस इनिशिएटली रेजिस्टेड, अब यहाँ पे आ जाएगा कि यूएस ने बिल्कुल मना किया कि मैं वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, लेकिन जापान ने वहाँ पे जब उनके पर्ल हार्बर पे बॉम्ब फेंका तो यूएस ने कहा हम क्यों पीछे हटे, इन्होंने भी हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरा दिया। डिस्क्राइब द पॉलिसी बाय नाजी टू, अब वुमेन के बारे में बताना है बेटा। ये देखो, ये आ गया ना पॉइंट, वुमेन को इनकरेज करने के लिए क्या किया जाता था, इनको मेडल दिए जाते थे, जो अभी मैंने आपको बताया। आर्यंस को पैदा करना है, ज्यूज से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ हिटलर्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज? क्योंकि कह रहे ज्यूज के खिलाफ क्यों थे ये बच्चों? ये ज्यूज के खिलाफ इसलिए थे बच्चों क्योंकि ज्यूज को मानते थे ये भैया इन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा है, ये उनके किलर्स हैं, ये इन्हें अपने आप से बनाया गया था, कोई प्रूफ नहीं था, और लोगों ने इसलिए इनके साथ इनको हेट करना शुरू कर दिया था बच्चों। नाजी पॉलिसी स्कूल के प्रति बतानी है तो स्कूल में इनने टेक्स्ट बुक को दोबारा से प्रिंट किया, ज्यूज को सेग्रीगेट कर दिया गया, एक्चुअली ज्यूज के टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को ही स्कूल से बाहर फेंक दिया। बच्चों को पहले से ही सिखाया जाता था टू मैसिव रहना है, मैस्कुलिन रहना है आदमियों को, और साथ में आपको वॉर में भर्ती होना है, औरतों को प्योर ब्लडेड आर्यंस बच्चे पैदा करने हैं, अपनी प्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, ये सब सिखाया जाता था पहले से ही। तो दिस वॉज योर चैप्टर हिटलर का राइज एंड दिस चैप्टर इज ओवर, क्वेश्चंस आर ओवर। आई होप यू लाइक द सेशन। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए? आप मुझे कोई अलग सा बता दो। तुम लोग कब से ये वाली बात बोल रहे थे कि ये करा दो ये करा दो, अब मुझे बता दो नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। ऑल्सो इस चैप्टर की पीपीटी आपको मिल जाएगी ऐप पे, साइंस एंड फन के फ्री क्लासेस वाले कॉलम में आपको मिल जाएगी। ऑल्सो बच्चों कोर्सेज आ चुके हैं, आप लोग क्लास 10th में आने वाले हैं एंड कोर्सेज आ चुके हैं। अगर वहाँ पे आपको मुझसे पढ़ना है, साइंस आशु सर से पढ़नी है और भी टीचर्स हैं मैथ्स शशांक सर से पढ़नी है, तो आप वो कोर्स परचेज कर सकते हो। वहाँ आप रीमा 10 नाम का कोड लगा सकते हो, आशु 10 नाम का कोड, किसी भी टीचर के नाम के साथ 10 नाम का कोड लगा सकते हो। प्री लॉन्च ऑफर है, फटाफट से आप उसको अवेल कर सकते हो और कोर्सेज ले सकते हो। ठीक है बच्चा, आई होप यू लाइक द सेशन एंड यू हैव क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको ये चैप्टर। अब हिटलर वाला भैया बच्चों को डर लगता था। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए फटाफट से मुझे कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।